हेलो गाइज। आज आप लोग को वर्धमान और ह्रास मान बताएंगे। इसमें वर्धमान माने इंक्रीज कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट है, उसको पहले समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वास्तविक मान फलन f के प्रांत i के वृत्तीय अंतराल में, जैसे मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर अगर x1 x2 से छोटा हो या x2 हो जो x1 से बड़ा हो, तब अगर x1 f(x1) और f(x2) में दोनों बड़ा या बराबर आता है, तब कंडीशन को हम लोग वर्धमान लिखेंगे। कुछ लिखेंगे वर्धमान, ठीक है। और इस तरह से यानी कि x1 से x2 बड़ा हो तो f(x1) से f(x2) सिर्फ बड़ा आएगा, तो इसे निरंतर वर्धमान लिखेंगे। समझ में आता है? मैंने यहाँ बड़ा बराबर है तो वर्धमान खाली लिखेंगे, और निरंतर मतलब बड़ा है यानी हमेशा बड़ा है तो वर्धमान लिखेंगे, ठीक है। दूसरा में ह्रासमान कब लिखेंगे? जब x1 x2 से बड़ा हो लेकिन f(x1) f(x2) से बड़ा और बराबर हो तो ह्रासमान लिखेंगे, ठीक है। और उसका उल्टा, जब x1 से बड़ा x2 हो लेकिन f(x1) हो जो f(x2) से बड़ा आ जाए, तब लिखेंगे निरंतर ह्रासमान, ठीक है। तो इसको समझने के लिए फिगर, और विशेष रूप से समझने के लिए फिगर समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये फिगर देखिए, दो फिगर देखिए, ये दोनों देखिए। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, फिर घटा है, फिर इक्वल हुआ है, फिर बढ़ा है। तो जहाँ पर ये देखिए बढ़ रहा है, फिर इक्वल हुआ है, फिर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक पढ़ना था 11th में, टेंजेंट टेन थीटा। टेन थीटा को स्लोप कहते हैं यानी टेन थीटा कहते हैं यानी टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेंजेंट बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ इक्वल हो रहा है। तो बढ़ रहा है और इक्वल हो रहा है तो इसे हम वर्धमान कहेंगे। लेकिन इसका टेंजेंट हमेशा बढ़ रहा है, देखिए इस तरह से ये हमेशा बढ़ रहा है, तो हमेशा बढ़ रहा है तो निरंतर वर्धमान। निरंतर माने लगातार, यानी कि हमेशा बढ़ रहा है। और वर्धमान माने बढ़ता है लेकिन बीच बीच में इक्वल भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इक्वल है, ये सब बढ़ रहा है, तो ये वर्धमान हो गया, ये निरंतर वर्धमान हो गया, ठीक है। ह्रासमान, जैसे ऊपर से ये नीचे आया, फिर ये आया, फिर आया, तो ये ह्रासमान हो गया, ठीक है। और इस तरह से निरंतर घटते आ रहा है। यह ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, जैसे इस तरह से ग्राफ आप लोग 8 क्लास में पढ़ते होंगे, इस तरह से रहता है, फिर इस तरह से होता है, फिर इस तरह से होता है। तो आप कहते होंगे कि ग्राफ में हमेशा आंकड़ा बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर भी देखिए ये घटते जा रहा है, इसका स्लोप है जो घट रहा है और इक्वल है, तो ये ह्रासमान होगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा घटते आ रहा है तो यहाँ पर निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है वर्धमान ना ह्रासमान। देखिए इस तरह से फिगर आया, इस तरह से देखिए, इस तरह से फिगर है, इस तरह से मान ले, इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर मान ले जाए एक ही फिगर को बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये घटा है, ये कुछ हुआ घटा है, घट रहा है, लेकिन यहाँ से फिर ये बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इतना दूर ह्रासमान है, इतना दूर वर्धमान है, लेकिन ये पूरा फंक्शन को हम क्या कहेंगे? तो क्या जब उसमें वर्धमान और ह्रासमान दोनों आ जाए तो इस कंडीशन में हम उससे बोलेंगे ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। जैसे में और भी चलते हैं, जैसे में एक और बता देते हैं, जैसे साइन थीटा, बाय बराबर क्या लिखल है? साइन थीटा लिखल है। अब इसको देखिए वैल्यू कैसे होता है। जैसे यहाँ पर है तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो मान ले जाए 0 डिग्री है, π/2 है, नहीं सॉरी π/2 है यहाँ पर, और यहाँ पर पाई है। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि साइन का मान 0 से पाई तक बढ़ता है, 0 से π/2 तक क्या होता है? बढ़ता है, यानी 0 से 90 डिग्री तक जो होता है बढ़ता है, और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक घटता है। आप लोग पढ़े होंगे साइन का मान, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि साइन का मान 0 से 90 तक बढ़ता है और 90 से 180 तक घटता है। तो देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो रहा है। और उस तरह से 180 से 270 तक भी घटेगा, लेकिन 270 से 360 तक बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर घट बढ़ दोनों रहा है। तो इस कंडीशन में इसे ना तो इंक्रीज कहेंगे ना डिक्रीज कहेंगे, यानी कहने का मतलब है ना वर्धमान कहेंगे ना ह्रासमान कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट था। लेकिन एक शर्त कंडीशन और है, ये जो कंडीशन है सिर्फ एक चर के समीकरण के लिए, जैसे y बराबर 2x+3 हो या y बराबर 5x-6 हो, तो इस सब कंडीशन के लिए ये कंडीशन दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है, जैसे कोई फंक्शन दे हो f और वह ए बी पर संतत हो और अंतराल इतना पर अवकलनीय हो, तब तो इसमें क्या करना है कि ए बी में वर्धमान होगा। कब वर्धमान होगा? जब
एफ डैश एक्स का मान जीरो से बड़ा हो। जीरो से बड़ा हो मैंने कि जब कोई वैल्यू अंतराल दिले है, जैसे ए से बी दिले है और उसमें एफ एक्स निकालते हैं और उसमें जो वैल्यू निकलेगा अगर जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव निकलता है तब उसे हम वर्धमान कहेंगे, ठीक है। और अगर एक्स का मान एफ डैश एक्स का मान निगेटिव निकलता है तब हम उसे ह्रास मान कहेंगे। लेकिन अगर एफ डैश एक्स का मान जीरो हो जाएगा तो ना वर्धमान होगा ना ह्रास मान होगा, यानी एक अचर फलन हो जाएगा। कुछ हो जाएगा जी अचर फलन। अचर फलन माने कि ना वर्धमान ना ह्रास मान। इसको समझाने के लिए हम समझा देते हैं आप लोग को। जैसे बाई बराबर मान लेते हैं साइन थीटा, बाई बराबर क्या मान लेते हैं साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे तो निकलेगा साइन का डी सी कॉस एक्स होता है, ठीक है। अगर एक्स के जगह पर हम जीरो से पाई बाई टू देते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आता है। आप लोगों को पता है साइन 30 डिग्री का पॉजिटिव होगा यानी 1/2 साइन 60 का पॉजिटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स का मान होगा जो जीरो से बड़ा होगा। और अगर हम पाई बाई टू से पाई के बीच में रखते हैं तो साइन का वैल्यू निगेटिव होता है। साइन का वैल्यू क्या होता है जी निगेटिव होता है, यानी कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, यानी एफ डैश एक्स का मान है जो जीरो से छोटा आ रहा है यानी पाई बाई टू से पाई बाई के बीच में। तो देखिए यहाँ पर अभी बता रहे थे कि अगर जीरो से बड़ा हो तो वर्धमान और जीरो से छोटा हो तो ह्रासमान। तो हम बताएंगे कि इस बाई बराबर जो साइन है वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में वर्धमान आ रहा है और पाई से पाई बाई टू से पाई के बीच में ह्रासमान आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे और इसे इस तरह से पूरा को हम लोग समझेंगे, ठीक है। मेन आपको ये 3 कंडीशन है जब कोई क्या दिया हुआ अंतराल दिया हो, और यहाँ पर क्या है कि जब अंतराल नहीं दिया हुआ कुछ न दिया हुआ है एक सिर्फ समीकरण दिल है तो इसके लिए हम लोग ये कंडीशन लागू करेंगे। इस कंडीशन पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर 3x प्लस 7 है, रियल नंबर पर है और दिखाना है कि निरंतर वर्धमान है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे R में x1 और x2 है जो दो संख्या, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं जिसमें x1 से x2 बड़ा है। क्या है कि हम लोग को इसी तरह से मानना है x1 x2 बड़ा होना चाहिए, x1 छोटा होना चाहिए। fx1 और fx2 निकाल के देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले x1 से बड़ा x2 है, इसको आगे करेंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, गुना करने पर जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा और जो छोटा है जो छोटा रहेगा। तो 3x और दोनों पटी 17 जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी बड़ा रह जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 था, यहाँ पर 3x1 17 आया है, 3x2 17 आया है, तो इसे हम fx1 इसे fx2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 और x2 में x2 बड़ा है और यहाँ पर भी fx1 में x2 बड़ा है। अगर इधर के बड़ा आ रहा है तो ये निरंतर वर्धमान होगा। हम आपको कंडीशन अभी बताए थे, देख लीजिए यहाँ पर। जैसे x1 से बड़ा x2 है और fx1 से बड़ा fx2 है तो यहाँ पर हमेशा निरंतर वर्धमान होगा। अगर बराबर भी होता तो निरंतर वर्धमान होता खाली, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ रहा है सिर्फ तो निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निरंतर वर्धमान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x है, इसमें में एकदम फर्स्ट की तरह बताए हैं। तो x1 से बड़ा x2 है, 2x1 से बड़ा 2x2 है और यहाँ पर 2x2 से बड़ा और 2x2 है, ठीक है। यहाँ पर कैसे कीजिए, देखिए इसमें 2 से गुना किए तो 2 से गुना कैला पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जो बड़ा है बड़ा रहेगा। और उस तरह से यहाँ पर तो देखिए अगर किसी में जैसे 2x है अब बराबर ई के पावर 2x, तो हम बताते थे कि बेस बराबर है तो घात भी बराबर होगा, ऐसा बताते थे। तो घात बड़ा है तो बेस भी बड़ा होगा, यानी बेस इक्वल करके हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ई के पावर 2x को हम fx लिखते हैं, लेकिन यहाँ x1 है तो fx1 लिख देंगे, यहाँ पर fx2 लिख देंगे, इससे ही बड़ा है इसलिए निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है। इसको चेक करने के लिए एक कंडीशन और बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं y बराबर 3x प्लस 7 है ना। तो यहाँ पर आपको एक समीकरण पढ़ना है फर्स्ट ईयर में mx प्लस c, ठीक है। अगर m का मान पॉजिटिव आ रहा है, m का मान पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसे हम लोग इंक्रीज कहेंगे। अगर m का मान निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज कहेंगे। एकदम याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, आप लोग थोड़ा इसे याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। m बराबर पॉजिटिव होगा
तो यानी कि 3x का जो मल्टीप्लाई गुणांक हो, अगर वो प्लस में होगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है, और x का गुणांक माइनस में होगा तो डिक्रीज होगा। इतना तो कॉमन सेंस से याद रखना आप लोग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कल बता देंगे, टाइम हो गया ना। थैंक यू।